हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है विज्ञान एमसीक्यूज़ के एक नए एपिसोड में। इस एपिसोड में हम 3 चीज़ें करते हैं। पहला, ये एपिसोड 3 भागों में होता है, जो कि है भौतिक विज्ञान यानी फिज़िक्स, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री और जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। दूसरा, हर भाग के 10-10 एमसीक्यूज़ कराए जाते हैं, जो कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं और जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और तीसरा, हर प्रश्न के उत्तर की व्याख्या की जाती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का विज्ञान एमसीक्यूज़। आज विज्ञान एमसीक्यूज़ का 15वां एपिसोड है और इससे पहले विज्ञान एमसीक्यूज़ के 14 एपिसोड हो चुके हैं और हर एक भाग के 140 क्वेश्चन कराए जा चुके हैं, यानी 140 क्वेश्चन कराए जा चुके हैं। इसलिए आज के प्रत्येक भाग की संख्या 141 यानी 141 से स्टार्ट होगी। आज का पहला प्रश्न है, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल क्या होती है? ऑप्शन है, हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे हो सकते हैं, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, या फिर यानी बल का परिमाण बराबर होना ज़रूरी नहीं है किंतु उनकी दिशा समान होनी चाहिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। अगला प्रश्न है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? ऑप्शन है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या फिर उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। जल में तैरना न्यूटन की गति के तृतीय नियम के कारण संभव है। अगला प्रश्न है, न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में कौन सा कथन सत्य है? और इसमें जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, या तो ये किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं या फिर किसी न किसी एग्ज़ाम में आने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जो भी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, आप उसको अपने कॉपी पेन लेके बैठें और उसको अपने कॉपी में आप नोट करते जाएँ, उसको याद कर लें। वो आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाले हैं। तो इसका ऑप्शन है, प्रथम नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जा सकती है, द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जा सकती है, तृतीय नियम से संवेग संरक्षण सिद्धांत प्रतिपादित होता है, या फिर उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। न्यूटन की गति के तृतीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जा सकती है। अगला प्रश्न है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा जिस बल के कारण आगे बढ़ता है वह है। ऑप्शन है, गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल, घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल, घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल, या फिर पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा पृथ्वी द्वारा उसके पैरों पर आरोपित बल के कारण आगे बढ़ता है। अगला प्रश्न है, रॉकेट निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है, ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, एवोगाड्रो परिकल्पना या फिर संवेग संरक्षण। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, अश्व यानी घोड़ा, जिसको हॉर्स बोलते हैं, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण है। ऑप्शन है, जड़त्व आघूर्ण, द्रव्यमान का संरक्षण नियम, विश्राम जड़त्व या फिर गति का तीसरा नियम। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अश्व यानी घोड़ा यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण विश्राम जड़त्व है। अगला प्रश्न है, घर्षण बल लगाए गए बल की क्या है? ऑप्शन है, दिशा में कार्य करता है, विपरीत दिशा में कार्य करता है, स्वतंत्र कार्य करता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण बल को
दो संपर्क सतहों के बीच में उत्पन्न होता है। यह लगाए गए बल की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण बल का कारण दो वस्तुओं के संपर्क की सतहों के बीच मौजूद अणुओं एवं परमाणुओं का परस्पर आकर्षण है। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार ऑप्शन है सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं। कुछ वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं। सभी वस्तुएं अपनी गाड़ी की अवस्था में परिवर्तन में सहयोग करती हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे होना चाहिए ऑप्शन सी में सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन में सहयोग करती हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। न्यूटन ने बल एवं गति के बारे में गैलीलियो के विचारों को आगे विकसित किया। उन्होंने 3 मौलिक नियम दिए जिसे गति का नियम कहा जाता है। गति के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत नहीं हो। पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कथन है भारी वस्तुओं में जड़त्व अधिक होता है, कारण किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। ऑप्शन है कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की व्याख्या करता है। दूसरा है कथन और कारण दोनों सही है लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। कथन सही है परंतु कारण गलत है, या फिर कथन गलत है और कारण सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। भारी वस्तुओं का जड़त्व अधिक होता है। मात्रात्मक रूप से किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान से मापा जाता है। किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। इस प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। जो वस्तु जितनी भारी होगी वह परिवर्तन का उतना ही विरोध करेगी। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का संवेग गुणनफल होता है। ऑप्शन है द्रव्यमान और ऊर्जा का, द्रव्यमान और बल का, बल और ऊर्जा का, या फिर द्रव्यमान और वेग का। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, द्रव्यमान और वेग का। यदि किसी वस्तु का त्वरित किया जाता है तो अधिक वेग प्राप्त करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता पड़ती है। वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग से संबंधित एक महत्वपूर्ण राशि संवेग होती है। संवेग नामक इस राशि को न्यूटन ने प्रस्तुत किया था। किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल से परिभाषित किया जा सकता है। अगला भाग है रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। पहला प्रश्न है, क्रोमेटोग्राफी पर विचार करें। पहला है, इस विधि को सबसे पहले रंगों को पृथक करने में प्रयोग किया गया था, अतः इसका नाम क्रोमेटोग्राफी पड़ा। दूसरा है, यह एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन विलय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या है? दोनों कथन सत्य हैं, असत्य हैं, केवल एक, केवल दो, या फिर दोनों कथन सत्य हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। क्रोमेटोग्राफी सर्वप्रथम रंगों को पृथक करने में प्रयोग की गई थी। इसका प्रयोग एक ही प्रकार के विलायक में घुले विलय पदार्थों को पृथक करने में होता है। अगला प्रश्न है, दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक करेंगे? यानी द्रव यानी लिक्विड और मिश्रण यानी मिक्सचर, और पृथक मतलब अलग करेंगे। यानी दो घुलनशील लिक्विड के मिक्सचर यानी मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक करेंगे या फिर अलग करेंगे? पहला है बाष्पीकरण, उदरपातन, आसवन, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। आसवन विधि का प्रयोग वैसे मिश्रण या मिक्सचर को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं, जिनके घटकों के क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है। अगला प्रश्न है,
प्रभाजी आसवन की प्रक्रिया पर विचार करें। पहला है दाब बढ़ाकर तथा तापमान कम करके वायु को संपीड़ित तथा ठंडा करना। दूसरा है प्रभाजी आसवन कॉलम में वायु को धीरे धीरे गर्म करना। तीसरा है विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का पृथक्करण। उपरोक्त प्रक्रियाओं का सही क्रम बताएं। ऑप्शन पहला है 1 2 3 या फिर 2 1 3, 2 3 1 या फिर 2 3 1। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रभाजी आसवन द्वारा गैसों को प्रभाजी स्तंभ में पृथक किया जाता है। पेट्रोलियम गैस व तेल को प्रभाजी आसवन द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है धातुओं मतलब पारा को छोड़कर के सामान्य गुणों पर विचार करें। यह चमकीली होती है, यह ताप तथा विद्युत की सुचालक होती है, यह तन्य होती है, यह आघात वर्धक होती है, यह प्रतिध्वनिपूर्ण होती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है या है? सभी, केवल 1 2 और 3, केवल एक या सभी कथन सत्य हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन डी। धातुओं के सामान्य गुण हैं चमकीलापन, ताप व विद्युत की सुचालकता, तन्यता, आघात वर्धनता या प्रतिध्वनि का गुण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में सही जोड़े बताएं। पहला है चांदी धातु, पोटेशियम धातु, सिलिकॉन अधातु, ब्रोमीन अधातु या फिर कार्बन अधातु। सही विकल्प चुनें। केवल 1 2 और 3, केवल 1 2 4 या फिर 5, केवल 3 और 1 या फिर केवल 1 2 3 और 4। इसका सही जवाब ऑप्शन बी यानी केवल 1 2 4 और 5। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं जिन्हें अपधातु या फिर मेटलॉइड कहा जाता है। उदाहरण बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि। अगला प्रश्न है यौगिक के बारे में विचार करें। पहला है तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। नए पदार्थ का संगठन सदैव अस्थायी होता है। नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या है? केवल 1 और 2, केवल 1 2 और 4, केवल 1 और 3 या फिर सभी कथन सत्य हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। नए बने यौगिक का संगठन पूर्ववत परंतु गुण धर्म भिन्न होता है। इन्हें केवल विद्युत रासायनिक या रासायनिक क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। अगला प्रश्न है पदार्थ के बारे में गलत कथन छांटिए। ऑप्शन है पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं या पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विकल्प है यानी ऑप्शन है 2 और 3, 1 3 और 4, 3 और 4 या फिर कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है जिसके कारण वे एक दूसरे में समावेशित हो जाते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील भी होते हैं अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। तापमान और गतिज ऊर्जा में विलोमानुपाती संबंध है यानी जस्ट अपोजिट है विलोमानुपाती संबंध। ठोस का आयतन निश्चित नहीं होता है, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, द्रव का आयतन अनिश्चित होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। पदार्थों में गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है इसलिए तापमान और गतिज ऊर्जा में समानुपातिक संबंध होता है। ठोस का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं
तथा स्थिर आयतन होता है। द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए ये उसी का आकार ले लेते हैं। अगला प्रश्न है, जलीय जंतु को ऑक्सीजन की आपूर्ति कहाँ से होती है? ऑप्शन है वायुमंडल से, जल में घुली ऑक्सीजन से, अन्य जलीय जीव से या फिर अपने अंदर से। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। वातावरण की गैसें विस्तृत होकर जल में घुल जाती हैं। ये गैसें विशेषतः ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं तथा पौधों के लिए अनिवार्य होती हैं। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए सांस लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण सांस लेते हैं। अगला प्रश्न है, कथन है ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। ठोस यानी सॉलिड और द्रव यानी लिक्विड। कारण है द्रवों के कणों में रिक्त स्थान अधिक होते हैं। ऑप्शन है कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की व्याख्या करता है। कथन और कारण दोनों सही हैं परंतु कारण कथन की व्याख्या नहीं करता। कथन सही है परंतु कारण गलत है। कथन गलत है परंतु कारण सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। अगला भाग है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। पहला प्रश्न है, बहिस्रावी ग्रंथियों यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स से कौन सा एंजाइम स्रावित या सिक्रेट होता है? सिक्रेशन जिसको हम बोलते हैं। दुग्ध ग्रंथि, आंसू ग्रंथि या फिर स्लेव ग्रंथियाँ। ऑप्शन है 1, 2 और 3, 1 और 2, 2 और 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वही स्रावी ग्रंथि यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। यह नालिका युक्त यानी डक्ट ग्लैंड्स होती हैं। इससे एंजाइम का स्राव होता है यानी सिक्रेशन होता है, जैसे दुग्ध ग्रंथि, आंसू ग्रंथि एवं स्लेव ग्रंथियाँ आदि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस ग्रंथि से श्वेत ग्रंथि एंजाइम का स्राव होता है या सिक्रेशन होता है? ऑप्शन है अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथियाँ, पाचन ग्रंथियाँ या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, बहिस्रावी ग्रंथियों से श्वेत ग्रंथि एंजाइम का स्राव होता है यानी सिक्रेशन होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बहिस्रावी ग्रंथि नालिका विहीन होती है तथा इससे हार्मोन का स्राव होता है। दूसरा है, अंतःस्रावी ग्रंथियों में से हार्मोन का स्राव होता है। यह हार्मोन रक्त प्लाज्मा के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? केवल 1, 1 और 2, केवल 2 या फिर ना तो 1 ना तो 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बहिस्रावी ग्रंथियाँ नालिका युक्त यानी डक्ट ग्लैंड्स होती हैं। इससे एंजाइम का स्राव होता है जैसे दूध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, आंसू ग्रंथि आदि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी प्राणियों में नालिका विही ग्रंथियाँ की संख्या स्थिति एवं कार्य लगभग समान होते हैं। दूसरा है, बहिस्रावी ग्रंथियों का स्रवण एंजाइम युक्त, चिकना या उत्सर्जी होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, ना तो 1 ना तो 2 या फिर 1 और 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथियों को अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है या कहते हैं। इनमें हार्मोन को ग्रंथि से लक्ष्य स्थान तक ले जाने के लिए नालिका नहीं होती तथा सभी प्राणियों में ग्रंथियों की संख्या, स्थिति एवं कार्य लगभग समान होते हैं। और बहिस्रावी ग्रंथियों का श्रवण यानी जो सिक्रेशन होता है, श्रवण जिसको हम बोलते हैं, का श्रवण एंजाइम युक्त, चिकनी या फिर उत्सर्जी होता है। अगला प्रश्न है, हार्मोन बहुत कम मात्रा में आवश्यक होते हैं जैसे एड्रेनलिन के लिए 0.0003 ppm। एड्रेनलिन का एकल अणु ग्लूकोज के
100 मिलियन अणुओं को केवल 1 से 2 मिनट में मुक्त कर सकता है? ऑप्शन 2, पहला हार्मोन एक मरीज की ग्रहणी से 1902 से स्टार्लिंग व बेलिस द्वारा खोजा गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2, ना तो 1 ना तो 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पहला हार्मोन एक मरीज की ग्रहणी से 1902 में स्टार्लिंग व बेलिस द्वारा खोजा गया था। वह हार्मोन सिक्रीटन था। हार्मोन शब्द 1905 में स्टार्लिंग द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में ग्रंथि दिया है और सूची 2 में हार्मोन्स दिए गए हैं। पहला है प्यूशिका या पिट्यूटरी, वृद्धि हार्मोन, असचेतक या हाइपोथैलेमस, TSH/RH हार्मोन, अपटू ग्रंथि यानी थायराइड, थायरॉक्सिन, प्राप्टू ग्रंथि, पैराथार्मोन। इसका सही जवाब है ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। यानी प्यूशिका या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो वृद्धि हार्मोन है। अर्ध सचेतक या फिर हाइपोथैलेमस TSH या फिर RH हार्मोन है। अपटू ग्रंथि से थायराइड कहते हैं यानी थायरॉक्सिन है, और प्रावटू जिसे पैराथार्मोन कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथि से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्रवन होता है, यानी इसे LH होता है? ऑप्शन है अपटू ग्रंथि, प्राप्टू ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, पिट्यूटरी ग्रंथि अग्रपाली यानी इंटीरियर लोब जनुक अस्थि यानी स्फेनॉइड बोन में मस्तिष्क के आधार पर हाइपोथैलेमस के नीचे लटकती है। इस ग्रंथि से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्रावन होता है यानी सेक्रेशन होता है। अगला प्रश्न है, कैल्सिटोनिन नामक हार्मोन का स्रावन किस ग्रंथि से होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, प्राप्टू ग्रंथि या फिर अपटू ग्रंथि? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अपटू ग्रंथि यानी थायराइड गर्दन के नीचे कंठ में सबसे नीचे स्थित होती है तथा इसे थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, और कैल्सिटोनिन रक्त के कैल्शियम स्तर को कम करता है। अगला प्रश्न है, STH हार्मोन यानी स्मैटोट्रोफिक हार्मोन की कमी से मनुष्य को कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है बौनापन, अंडाशय में वृद्धि, गुप्त रोग या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, STH हार्मोन। यह शरीर की वृद्धि विशेषतः हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करती है तथा इसकी कमी से मनुष्य में बौनापन यानी डॉर्फिज्म होता है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। प्राप्टू यानी पैराथायरॉइड, एस्ट्रोजन, अधिवृक्क यानी एड्रिनल इंसुलिन, अग्नाशय लंघरस एड्रिनल कॉर्टेक्स या फिर अंडाशय पैराथार्मोन। इसका सही जवाब है ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। प्राप्टू यानी पैराथायरॉइड, पैराथार्मोन, अधिवृक्क एड्रिनल यानी एड्रिनल कॉर्टेक्स, अग्नाशय लंघरस दीपिकाएं इंसुलिन और अंडाशय एस्ट्रोजन। तो ये था आज का क्लास। आपको यह क्लास कैसा लगा? अब अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, पढ़ने वालों में इसको शेयर करें, और लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट करें।